Good afternoon, students. Actually, I am very, sad to say this that I have received zero responses from your class. But I was expecting that some people will ask questions, some students will give the answers to the given questions. But none of you did that. And I'm hoping that you will start doing this. Otherwise, I'll have to, talk to you personally. Okay, let's begin with the topic. We were studying the chapter motion, and in this chapter till now we have studied what kind of motions we can see around us, and to understand that motion we had to choose few things. The first thing was the reference point. Okay, so the reference point was needed just to show the position. ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. हम लोग अपनी सुटेबिलिटी के लिए कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं जिसको ओरिजिन मान लेते हैं, जहाँ से हम सारी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं. परसों के एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि आपके घर से स्कूल तक के मोशन में हम लोगों ने घर को जो है वो रेफरेंस पॉइंट चूज किया था. ओके, थर्ड थिंग वाज पोजीशन. तो पोजीशन बेसिकली क्या होता है कि आपका उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी लोकेशन की जो डिस्टेंस होती है वो लोकेशन की पोजीशन कहलाती है, या वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहलाती है. फाइन. नेक्स्ट वाज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस हम लोगों ने सीखा था कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हमारे पास में पॉइंट ए है, ओके, वहाँ से अगर हम पॉइंट बी तक जाते हैं तो यहाँ से यहाँ जाने में, ए से बी जाने में लेट्स से हमको कुछ 5 मीटर की डिस्टेंस चलनी पड़ी. ओके, और यहाँ पर हमारी डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है. बिकॉज आपको याद होगा इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कि डिस्टेंस हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट. यहाँ पर अभी क्या है कि फाइनल और इनिशियल में डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, क्योंकि ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी 5 मीटर ही है. बट अगर मान लीजिए यहाँ से हम रिटर्न आ जाते हैं इस पॉइंट तक, इससे इसको नाम दे दिया हमने सी, अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर. ओके, अब क्या है कि यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस बची है वो बची है मात्र 2 मीटर. फाइन. तो आपका इस केस में क्या है, अगर ए से सी तक की बात करेंगे तो आपका डिस्टेंस कवर्ड हो गया है 8 मीटर. 5 + 3 8 मीटर. बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए और सी के बीच में सिर्फ कितना रह गया है, 2 मीटर, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो सिर्फ कितना है, 2 मीटर है. तो ये डिफरेंस होता है हमारा डिस्टेंस और डिस्टेंस. ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस which I have given you yesterday. First one, an object has moved through a distance. Can it have a zero displacement? If yes, support your answer with an example. सवाल समझ में आ गया? एक बार हिंदी में मैं बोल देता हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ दूरी चला है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर हाँ तो कोई एग्जाम्पल दीजिए. ठीक है, मान लेते हैं कि आपके ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. जैसे आपने चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, आप बी तक गए, है ना, फिर बी से आप सी तक गए और सी से वापस ए आए. इस केस में आपने इतना डिस्टेंस चला है, ये डिस्टेंस चला है, ये डिस्टेंस चला है और ये डिस्टेंस चला है. हाँ, लेट्स से इन सभी की कुछ मेजरमेंट्स होंगी. तो डिस्टेंस तो मान लेते हैं ये हमारा 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये तो
मीटर है और ये 3 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा कितना हो गया, 2 + 3 5 + 2 7 and 3 10। बट आप देखें कि जहाँ से हम चले थे उसी जगह पर वापस आ गए, तो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल में हमारा क्या है कि डिस्टेंस तो है बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, 0। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप सर्कुलर मोशन ले सकते हैं, आप किसी भी तरीके से घूम करके बस वापस वहीं पर पहुंच जाइए, वहाँ पर डिस्टेंस आपका कुछ ना कुछ चले होंगे आप, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds? एक बार इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए, सो दैट कि इसको बता सकें। तो चलिए ये रब कर देते हैं और हम लोग स्पेस थोड़ा सा खाली कर लेते हैं, सो दैट कि हम लोग लिख सकें। ओके, तो एक फार्मर है जो कि एक स्क्वायर फील्ड है जो कि 10 मीटर का है। इसका मतलब आपकी जो सारी लेंथ होंगी, इसको आप स्क्वायरिज्म कर लें, ठीक है। ये आपका 10 मीटर होगा, ये भी आपका 10 मीटर होगा, फाइन। इधर भी आपका 10 मीटर होगा और ये भी आपका 10 मीटर होगा। अब इस टोटल बाउंड्री को कवर करने में 40 सेकेंड लगा। कहा क्या कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes and 20 seconds। देखिए आपका एक चक्कर पूरा करता है 40 सेकेंड्स में, फाइन। और देख सकते हैं कि आपका 10 + 10 + 10 + 10 40 मीटर ही इसकी लेंथ है। तो आपका 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट किया, 2 मिनट 30 सेकेंड में, तो 2 × 60 + 20 टोटल कितना हो गया, 140 सेकेंड्स टोटल टाइम हमारे पास इतना है। तो अब देखिए आपका क्या है कि पहले 40 सेकेंड्स में आपने एक राउंड कवर किया, अगले 40 सेकेंड्स में आपने दूसरा राउंड कवर किया। मतलब अगर आप ए से चलेंगे तो आप एक बार तो 40 सेकेंड चलने में आप वापस से ए पर आ गए, फिर अगली बार क्या हुआ, 40 सेकेंड में आप फिर वापस आ गए, अब ये टी हुआ है, फिर से आप 40 मीटर चलेंगे। ओके, तो आप कितना चल गए टोटल 120, फिर से वापस ए पे आ गए, तो आपके पास अब बचा कितना टाइम है, 20 सेकेंड सिर्फ, ठीक है। तो 20 सेकेंड में आप कहाँ से कहाँ पहुँच पाएंगे, यहाँ से यहाँ इस अपोजिट पोजीशन पर। तो यानी कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ए से मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, सी, तो ए से सी तक की आप जो डिस्टेंस या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो आपका ये जो है वो आपका 10√2 निकल करके आएगा। होपफुली इतना मान लेता हूँ कि आपको पाइथागोरस लगानी आती है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो कॉल करके पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं या अमित सर से पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ओके, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन। से पहले हम लोग इसको रब कर दें, देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी 0, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट फिर भी आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपका पहला कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0, ये तो गलत है। ये अभी अभी हमने देखा था ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही कि हम लोग
क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से चल के वापस यहीं पर अगर आ गए तो आपका यहाँ पर इनिशियल फाइनल पोजीशन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो इट कैन बी 0। फाइन। दूसरा पार्ट जो है वो कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू, हाँ उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगी। ओके, तो ये ऑब्वियस है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा ही डिस्टेंस के बराबर या उससे कम होगा। मान एग्जांपल देख लीजिए, एक पॉइंट ए है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट लेट्स से ये बी है ना। यहाँ से अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही है और एक्चुअल पाथ कवर्ड भी वही है। तो यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर। लेकिन आप मान लीजिए आपका मन हुआ आप सीधे नहीं जाना चाहते वहाँ पे, आपका मन क्या घूमने का, आप घूमते हुए टहलते हुए यहाँ पहुँचे। तो इस केस में जो दूसरा पाथ था, इसमें आप देख सकते हैं ए से बी जाने में हमारे डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा चली हुई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो उतना ही है। मान लीजिए किसी का मन ज़्यादा चंचल है तो वो मान लेते हैं कि घूम कर खूब सारा घूम करके आता है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आपका कितना ज़्यादा दूर चल करके आया है। हाँ, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वही रहेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। मतलब और कोई बहुत ज़्यादा किसी का मन हुआ तो वो बहुत सारा घूम करके अगर जाना चाहें तो वो इजीली जा सकता है। आप इन सभी केसेस में देख सकते हैं, सिर्फ एक केस ऐसा है जब सबसे पहला वाला जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन कवर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक हैं उनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वांटिटीज जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज। हालांकि ये आपके सिलेबस में आज कुछ नहीं है, लेकिन आपको जानने की आवश्यकता जरूर है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें उनकी वैल्यू तो होती है और सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें वैल्यू तो होती है, उसके साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, डायरेक्शन भी होती है। ओके, समझते हैं इसको। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ उस चीज़ की वैल्यू दी होती है, मैग्नीट्यूड दिया होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, वैल्यू के साथ साथ में आपका डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस को स्केलर माना जाता है और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो आपका पाथ लेंथ है, उसकी वैल्यू होती है सिर्फ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने में आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, इसी तरीके से फोर्स हो गया है ना, फोर्स का भी डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। फाइन। अब और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्केलर के, जैसे वॉल्यूम में कोई भी आपका डायरेक्शन नहीं होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। हाँ, तो ये आपकी क्वांटिटीज जो हैं वेक्टर और स्केलर। एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ कि the quantities which have magnitude only are known as scalar quantities. Okay, example volume, distance, etc. वहीं पर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं कि the quantities which have magnitude as well as direction are known as vector quantities. Okay, so the examples you can take displacement, velocity, फोर्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक चीज़ें हैं। सबसे पहले चूंकि चैप्टर हमारा मोशन है,
तो एक्चुअली में मोशन को हम लोग पहले समझ लें और अच्छे से। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है उसको आप देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहा जाएगा। आपके आसपास चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, है ना, कि फैन चल रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली वो मोशन में है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक गेट को आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया तो वो भी मोशन में उस टाइम पर होगा, या कोई व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया। अब इसमें एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे आप कि एक जगह से दूसरी जगह जाना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब कि टाइम के साथ में ऑब्जेक्ट जब पोजीशन बदलता है तो वही आपका क्या होता है, मोशन, जिसको हम लोगों ने इंग्लिश में लिखा है पहले सेंटेंस में कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। और पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड होती है, जो भी कहीं पर आपने कोई रेफरेंस पॉइंट चूज किया है। तो मोशन सिर्फ कब हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, दूसरा पॉइंट, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है एक रेफरेंस पॉइंट चूज करके बताते हैं। अगला चीज इसमें बोला है मोशन इज रिलेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो भी किसी चीज का मोशन होता है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है। फाइन, जैसे आप एक चलती हुई ट्रेन पर हैं तो आपके रिलेटिव में जिस ट्रेन पे आप बैठे और वो ट्रेन चल रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिलेटिव में उसका मोशन हो रहा है, बट आपके रिलेटिव में वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है कि एक ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में दूसरा आपका जो होता है वो मूव कर रहा होता है। हाँ, अगला इसी पॉइंट में दी टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज टू बी डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस की डेफिनेशन बता दी गई है। ओके, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अगला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा है कि द शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन किया है और कुछ नहीं। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं इस टेबल की हेल्प से, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। उसका अलग अलग टाइम पर हमने क्या किया है, देखने की कोशिश की है कि वो कितना चला। 9:30 पर हमारा ओरिजिन थे, जो ऑब्जेक्ट ए चला वो 10 मीटर, ऑब्जेक्ट बी चला 12 मीटर। फाइन, अगले 15 मिनट बाद 9:45 पे देखा तो ये 20 मीटर और ये 19 मीटर पे पहुंच गया। ठीक है, फिर से 15 मिनट के बाद ये 30 मीटर पे और ये 23 मीटर पे। अब आप देखें, एक का सीन क्या है कि यहाँ से यहाँ 10 मीटर का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ 10 मीटर का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ 10 मीटर का डिफरेंस। हर एक 15 मिनट में वो 10 मीटर जा रहा है। वहीं पर ऑब्जेक्ट बी का क्या सीन है कि पहले 12 से 19 यानी 7 मीटर चला, फिर 19 से 23 यानी कि सिर्फ 4 मीटर चला, फिर 23 से 35 और आप देख सकते हैं कितना चल गया, अप्रोक्सीमेटली और एग्जैक्टली 12 मीटर। तो टाइम दोनों ऑब्जेक्ट सेम ले रहे हैं, लेकिन दोनों के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऑब्जेक्ट ए जो है ना, अब आप देख सकते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट बी जो है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, ये एक्टिविटी समझ गए होंगे। चलिए, अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। यूनिफॉर्म शब्द से ही समझ में आता होगा कि कुछ एक जैसा हो रहा होगा, है ना, और नॉन यूनिफॉर्म उसका अपोजिट। आप एग्जाम्पल या टेबल 8.1 में से देख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन कौन सा हो सकता है।
आई नो कि आपका यूनिफॉर्म मोशन जो है वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ए का होगा, क्योंकि वहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट की इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं। यही इसकी डेफिनेशन होती है, देख सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन when an object covers equal distance in equal intervals of time is said to be in uniform motion. The motion where the object covers unequal distance in equal time interval of time is known as non-uniform motion. Fine. तो ये हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगला टॉपिक पे पहुंचते हैं। अगला टॉपिक है स्पीड। तो आप स्पीड की डेफिनेशन भी यहीं पर आपको दी गई है। स्पीड या एवरेज स्पीड दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। तो स्पीड आपने बचपन में भी पढ़ा होगा किसी न किसी क्लास में कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। फाइन। और एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस कवर्ड पे डिफाइन की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड को ही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। इसी को मैथमेटिकली सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस एस टाइम टी में कवर करता है तो इसकी स्पीड अगर हम v से रिप्रेजेंट करें तो उसे फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना होगा। हाँ, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। स्पीड विद डायरेक्शन कह लीजिए, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है वेलोसिटी। हाँ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन। आप अपने एनसीईआरटी में अगर जाएंगे देखेंगे तो ये आपको मिलेगा कि ये स्पीड विद डायरेक्शन लिखा होगा। और जो स्पीड विद डायरेक्शन लिखा होगा वही हमारी क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, और इसको दूसरे शब्दों में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी वेलोसिटी होगी। हाँ, अच्छा, अब जरा समझें कि अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रही है, और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी तो आप क्या करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं? दो नंबर का एवरेज चाहिए होता है, कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 10 और 20 का एवरेज निकालना है तो आप क्या करते हो, दोनों नंबर को ऐड करके उनको 2 से डिवाइड कर देते हो, तो आपका एवरेज आ जाता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये एक पहला फॉर्मूला है, वो भी कब, जब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है ना, घट रही है यूनिफॉर्मली या बढ़ रही है। ओके, तो ये आपकी क्या हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक पे आने से पहले हम लोग भी एक्टिविटी देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। एट अ टाइम व्हेन इट्स क्लाउडी, बादल हो रखे हैं, देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग। ओके, अभी कल ही ऐसा मौसम हुआ था। द साउंड ऑफ द थंडर टेक्स some time to reach you after you see the lightning. ओके, कि जब बिजली कड़कने की आवाज़ होती है और बिजली कड़कती है तो आप उसको, बिजली को देखते हैं कि लाइटनिंग आप पहले देख लेते हैं कि हो रही है, लेकिन जो उसका साउंड है वो आपको कुछ सेकेंड के बाद में सुनाई देता है। ठीक है,
कैन यू आंसर वाई दिस हैपन्स? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं ऐसा क्यों होता है? पहले तो आप इसका जवाब सोचिए। मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग डिजिटल रिस्ट वॉच और स्टॉप वॉच। अब दोबारा कभी होता है ऐसा? हाँ, तो आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम लोगों ने कल से पहले टॉपिक को, इस एक्टिविटी को पढ़ा होता तो बड़ी आसानी से हम लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फिर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। फिलहाल ये दूसरे पार्ट में बाद में जाएंगे, पहले जो पहला पार्ट में पूछा गया उसका आंसर देख लेते हैं। जब लाइटनिंग होती है तो हमको पहले दिखाई देता है और सुनाई बाद में देता है ना? सुनाई देने के लिए आपकी साउंड आपके पास आती है और दिखाई देने के लिए वहाँ पे लाइट आपके पास आती है। ओके, और ये आपको बताना चाहूँगा, शायद पता हो आपको पहले से भी, कि जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ओके, हाँ, आगे चल करके आप 10th में पढ़ेंगे लाइट के बारे में और अच्छे से। तो उस स्पीड के डिफरेंस की वजह से लाइटिंग आपको पहले दिखाई देती है और साउंड आपको बाद में सुनाई देता है। क्लियर? चलिए, दूसरा पार्ट है, इसमें इन्होंने बोला है कि आप टाइम नोट करने की कोशिश करें कि उस लाइट को, सॉरी, साउंड को आने में आप तक कितना टाइम लगा। ओके, और जब आप टाइम नोट कर लेंगे, इन्होंने एयर में जो साउंड की स्पीड है वो दे दी, तो आपको स्पीड पता है, आपको टाइम पता है, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा देंगे, हाँ, आप फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, आपको ये स्पीड पता है, टाइम पता है, आपसे कितनी दूरी पर लाइटनिंग हुई है, कितने डिस्टेंस पर लाइटनिंग हुई है, ये आप आसानी से पता कर पाएंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी हो जाती है। फाइन, इसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट आज का टॉपिक खत्म होते हैं। एक मैं आपके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। एक्सेलरेशन, आपने हर एक व्हीकल में देखा होगा एक्सेलरेटर होता है, तो वही एक्सेलरेशन है ये। आपको थोड़ा सा इसके बारे में